नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राहुल चौधरी। एग्रीएंस क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पर चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही एनालिटिक अप्रोच का सब्जेक्ट है और बड़े ही डायनेमिक तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने समक्ष लेके आया हूँ मैं, वो है राजस्थान की भाषा, बोलियाँ और साहित्य, जिसपे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और प्रत्येक एग्जाम में या तो भाषा या राजस्थानी भाषा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या राजस्थान की बोलियों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की कौन सी बोली, और बोलियों की भी उपबोलियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेखावटी किसकी उपबोली है, मेवाड़ी किसकी उपबोली है, धावड़ी किसकी उपबोली है। तो बोलियों में भी उपबोलियों के क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये बोलियों के दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एक तो कौन सी बोली किसकी उपबोली है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी उपबोली किसकी बोली है, और दूसरा पूछा जाता है किस क्षेत्र में ये बोली जाती है। साथ ही साथ साहित्य में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी रचना किसके द्वारा रचित है, उस साहित्यकार का नाम बताइए। और आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार लिखा गया है। तो अपन उन्हीं पर चर्चा करने वाले आज राजस्थान की प्रमुख बोलियां और राजस्थान के साहित्य के बारे में, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जैसे कि सिलेबस में लिखा है आपके सिलेबस में कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो प्रमुख बोलियां, तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा को संदर्भ में समझेंगे और उसके बाद उसकी बोलियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों के संदर्भ में यदि आपका क्वेश्चन आता है तो उसे किस प्रकार के पैटर्न पे अपन देखते हैं। तो राजस्थान की भाषा को किस पैटर्न पे अपन पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे अपन राजस्थानी भाषा का विकास क्रम। राजस्थानी भाषा का विकास क्रम। तीसरा अपन देखेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, इसमें वर्गीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण में राजस्थान की प्रमुख बोलियां आ जाती है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, और राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं इसी में उपबोलियां पूछी जाती है कि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है, ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है, तो उपबोलियां पूछी जाती है। और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आपसे पूछेंगे पाली और जालौर वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सिरोही वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। जो इंपॉर्टेंट जो आपका पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि एक तो आपसे पूछा जाता है बोलियों के रिगार्डिंग क्वेश्चन कि कौन सी बोली है और उसकी प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है, साथ ही साथ किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन इस पार्ट को पढ़ने से पहले अपन इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उसका विकास क्रम क्या रहा, और फिर चलेंगे उसके वर्गीकरण पे। तो सबसे पहले यदि ये तीनों बातें आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी राजस्थान की भाषा और बोलियां टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में। देखिए, एक महत्वपूर्ण पार्ट है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा, और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उसी को आज अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को अपन एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रत्येक विद्वानों का अलग अलग मत है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले यदि अपन मत देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में आर्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो दो प्रकार की भाषा बोली जाती थी, एक तो पाली और दूसरी आपकी होती है संस्कृत। तो वैदिक काल में आर्यों के द्वारा दो प्रकार की भाषा बोली जाती थी, एक तो पाली भाषा और दूसरी आपकी संस्कृत भाषा। आर्य काल, वैदिक काल की यदि बात करें तो वैदिक काल में जो आम जन की भाषा थी, जो आम जनता के द्वारा बोली जाती थी, तो आम जन की जो भाषा थी वो थी आपकी पाली। आम जनता के द्वारा वैदिक काल में जो भाषा बोली जाती थी, तो आम जन की भाषा कौन सी थी, पाली। और यदि विद्वजनों की बात करें, विद्वानों की बात करें, तो विद्वजनों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। विद्वजनों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत। तो हमने कहा वैदिक काल में आर्यों के द्वारा
वैदिक काल में आर्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, पाली और संस्कृत। तो आमजनों के द्वारा, आम जनता के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो थी आपकी पाली, और विद्वानों के द्वारा, विद्वजनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो थी आपकी संस्कृत। अब देखिए, आपको पता भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, भाषा हमेशा कठोरतम से सरलतम रूप की ओर अग्रसर होती है। तो कठोर रूप से सरल रूप की ओर भाषा हमेशा अग्रसर होती है। उसी संदर्भ में यदि बात करें तो पाली धीरे धीरे जो आपको था, पाली जो कठोर रूप था वो सरलतम रूप की ओर अग्रसर हुई, और यहाँ पे आपको था प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। पाली के बाद जो भाषा बोली जाने वाली थी वो भाषा बोली गई आपकी प्राकृत। पाली के बाद जो भाषा बोली गई थी वो आपकी भाषा थी आपकी प्राकृत। अब देखिए, प्राकृत भी अलग अलग रूप में देखने को मिली। प्राकृत में एक जो महत्वपूर्ण आपको देखने को मिली वो मिली शौरसेनी प्राकृत। प्राकृत में जो महत्वपूर्ण इसका रूप था वो था आपका शौरसेनी प्राकृत। इसके अलावा भी प्राकृत के अलग अलग रूप आपको देखने को मिले। प्राकृत का एक और रूप देखने को मिला, वह आपको मिला मागधी प्राकृत। मागधी मगध वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली थी मागधी प्राकृत, और एक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाने वाले लगी महाराष्ट्री प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है। तो हमने कहा पाली का जो विकृत रूप है, पाली का जो सरलतम रूप है वो कहलाया प्राकृत, और प्राकृत के भी अलग अलग रूप कहलाए, जैसे शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। अब देखिए, मैंने कहा शौरसेनी प्राकृत, ये शौरसेनी भी धीरे धीरे अपभ्रंश होने लगी। अपभ्रंश का मतलब इसका भी सरलतम रूप आपको देखने को मिला, और शौरसेनी का जो सरलतम रूप देखने को मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। एक और इसका सरलतम रूप देखने को मिला, ठीक है, नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। एक और आपको सरलतम रूप देखने को मिला वो आपको सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, पेन कॉपी उठा के, ये आपको टॉपिक बिल्कुल सरल लगेगा। वैसे तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन आज आप मेरे साथ पढ़ने के बाद ऐसा लगेंगे कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का सबसे इजी टॉपिक है। तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इस चार्ट के माध्यम से हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखेंगे, और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपसे पूछे तो विद्वानों के अलग अलग मत है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो देखिए, हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वैदिक काल में आर्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो दो प्रकार की थी, एक तो आपकी पाली और दूसरी आपकी थी संस्कृत। आपको पता है, आम जन के द्वारा, वैदिक काल में आम जनता के द्वारा पाली बोली जाती थी और विद्वजन या विद्वानों के द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती थी। उसके बाद पाली का सरलतम रूप हुआ प्राकृत है, और प्राकृत के भी अलग अलग रूप देखने को मिला आपको, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। अब देखिए, शौरसेनी प्राकृत का भी अपभ्रंश रूप आपको देखने को मिला। इसके 3 अपभ्रंश रूप देखने को मिले। पहला देखने को मिलता गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरा देखने को मिला आपको नागर अपभ्रंश, और तीसरा देखने को मिला आपको सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब राजस्थानी भाषा, हम बात करें राजस्थान भूभाग में बोले जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा, तो बताइए भाषा के संदर्भ में सबसे पहले राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी, और राजस्थानी शब्द भाषा के संदर्भ में सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन भी किया था। तो राजस्थानी क्षेत्र में, राजस्थान भूभाग में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत है, अलग अलग मत है, विभिन्न अलग अलग मत है, विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए। तो सबसे पहले यदि विद्वानों के मत के संदर्भ में यदि बात करें तो एलपी टेसिटोरी, ये इटली के, एलपी टेसिटोरी इटली के प्रसिद्ध भाषाविद थे। एलपी टेसिटोरी और इन्हीं के साथ थे पुरुषोत्तम दास मनारिया, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास मनारिया। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखें, पुरुषोत्तम दास मनारिया। तो इन दो आपको भाषाविद थे, एक का नाम था एलपी टेसिटोरी और दूसरा का नाम पुरुषोत्तम मनारिया। इन्होंने कहा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हुई है। 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का जो आरंभिक काल है वो माना था 12वीं शताब्दी। उन्होंने कहा 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का आरंभ काल है और प्रारंभ हुई थी, और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? शौरसेनी प्राकृत से हुई। तो ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हुई, ये स्टेटमेंट किसका है? ये किसके बारे किसने मत दिया था? तो एलपी टेसिटोरी और पुरुषोत्तम दास मनारिया ने। अब बात करें कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने कहा कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो नागर अपभ्रंश से हुई है। इन्होंने कहा 12वीं शताब्दी में, इन्होंने भी कहा कि 12वीं शताब्दी में राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति हुई है
12वीं शताब्दी में राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से हुई है। तो नागर अपभ्रंश से कहने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशर। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, ये कहने वाले ये मत किसका था? तो ये मत था आपका कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और साथ ही साथ यदि बात करें तो इनके एक और सहयोगी थे, उनका नाम था मोतीलाल मनारिया। मोतीलाल मनारिया, मोतीलाल मनारिया और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनका मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। और एक और थे जो प्रसिद्ध सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो सुनीति कुमार चटर्जी का मानना था कि राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में 4 अलग अलग मत थे। वापस रिपीट कर लेते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत थे। LP टसीटोरी और पुरुषोत्तम दास मनारिया का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है। इसी प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मनारिया का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और सुनीति कुमार चटर्जी का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। अब 4 मत थे, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? सर्वमान्य मत है। तो सर्वमान्य मत है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। गुजरी का मतलब है गुजरात और राजस्थान में बोली जाने वाली गुजरी कहलाई। ठीक है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कि सौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। यह सर्वमान्य मत है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, यह सर्वमान्य मत है। और यह सर्वमान्य मत किसने दिया था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, KM मुंशी ने, और दूसरा इनके सहयोगी थे, ठीक है, मोतीलाल मनारिया। इन दोनों का ये सर्वमान्य मत था। तो हमने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को एक चार्ट के माध्यम से समझा। ठीक है, आगे चलते अपन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए दोस्तों, तो हमने बात की राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको क्लास का क्लास में याद हो जाएगा। आप नोटबुक लेके मेरे साथ बैठ जाइएगा और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा आप रिवाइज करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। प्रॉमिस करता हूं कि जाते वक्त आपको लगेगा कि सारा का सारा जो मैटर है वो आपको क्लास में याद हो गया। तो राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति की बात कर रहे थे और राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है, ये किसने कहा? अभी मैंने समझाया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है, ये स्टेटमेंट किसका था? दूसरा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है, यह स्टेटमेंट किसका था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और तीसरा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है, यह किसने कहा था? जल्दी से बताएं। देखिए सबसे पहले और करेक्ट आपका कमेंट किसका आता है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, यह स्टेटमेंट किसका था? यह मत किसका था? ये अलग अलग मत पूछे जाते हैं। हम राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की भाषा और बोलियों के संदर्भ में अलग अलग आपको पता मत है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे और उसी संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। यदि उसी संदर्भ में अपन बात करें कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस विद्वान ने क्या क्या कहा था ताकि आपका जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो हम बात कर रहे थे किस विद्वान ने किसके संदर्भ में कहा, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये मत था LP टसीटोरी का। LP
टेसिटोरी, ये इटली के प्रसिद्ध भाषाविद थे और ये बीकानेर आए थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय ये बीकानेर आए थे और बीकानेर इनकी कर्म स्थली रही थी और बीकानेर में रहकर उन्होंने राजस्थानी भाषा के चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रहण का कार्य किया था एलपी टेसिटोरी ने। ये इटली के रहने वाले भाषाविद थे। तो एलपी टेसिटोरी और डॉक्टर पुरुषोत्तम मनारिया, इन दोनों का मानना था कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शौरसेनी प्राकृत से हुई है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है, यह मानना था जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ये आपको अंग्रेज भाषाविद थे और जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखें, राजपूताना शब्द का प्रयोग जेम्स कर्नल टोड ने किया था, वो राजस्थान के भूभाग के संदर्भ में था। लेकिन बोलियों के संदर्भ में राजस्थानी शब्द, बोलियों के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी शब्द, भाषा के संदर्भ में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने राजस्थान की, आपको पता है, भाषा का सर्वप्रथम, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 1912 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और इसी में उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। इसके 9वें वॉल्यूम के पार्ट 2 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थानी भाषा और शब्द या बोलियों का प्रयोग किया था। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है बोलियों और भाषा के संदर्भ में? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी किसने किया? तो वैज्ञानिक विभाजन करने वाले भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में, और इसके वॉल्यूम जो 9 था उसका पार्ट 2 था, उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने राजस्थान की बोलियों को, राजस्थान की भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के अनुसार राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो नागर अपभ्रंश से हुई है। बात कर लेते हैं अब सुनीति कुमार चटर्जी का मानना था कि राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। ये किसका स्टेटमेंट है? 4 ऑप्शन में आ सकते हैं, एलपी टेसिटोरी, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, सुनीति कुमार चटर्जी या आपसे मोतीलाल मनारिया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछेंगे जो सर्वमान्य मत, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य मत है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तब आपका आंसर होगा गुजरी अपभ्रंश से। यह सबसे लोकप्रिय मत है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत कौन सा है? तो सर्वमान्य और लोकप्रिय मत है वो है गुजरी अपभ्रंश वाला। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति यदि आपसे एक वर्ड में पूछे किससे हुई है, तो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ये ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछाता है। और ये मत किसने दिया था? तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और दूसरा इनके सहयोगी थे मोतीलाल मनारिया। इन दोनों का मानना था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है, और ये सर्वमान्य मत है। तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत कौन सा है? तो गुजरी अपभ्रंश। यानी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और ये मत देने वाले कौन थे? KM मुंशी और मोतीलाल मनारिया। हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन में आ सकता है शौरसेनी प्राकृत, नागर अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश या गुजरी अपभ्रंश। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के अनुसार किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहां से है वो पूछेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत या राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका आंसर होगा गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और ये मत देने वाले थे मोतीलाल मनारिया और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति के बारे में 4 अलग मत हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। अब चलते आगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में हमने कहा कि ये जो भूभाग है ये राजपूताना और बाद में ये कहलाया राजस्थान। तो हमने कहा ये भूभाग था राजस्थान, राजपूताना
जेम्स कर्नल टोड। फिर राजस्थान, और यहां राजस्थान में बोली जाने वाली क्या कहलाई? राजस्थानी। राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? राजस्थानी भाषा। तो एक चीज यहां से बहुत आप समझ लीजिए अच्छे से क्लियरली, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि राजपूताना वर्ड तो दिया था जेम्स कर्नल टोड ने, ठीक है, और राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। और आपको बता दूं 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन राजस्थानी अभी भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी 22 भाषाओं में इसको संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। तो ये विशेष का ध्यान रखें कि राजस्थानी भाषा को अभी 8वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा, अब देखिए ये राजस्थान के ठीक मध्य में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अरावली। राजस्थान के ठीक एक मध्य में एक पर्वत है, उसका नाम है अरावली पर्वत, मध्य अरावली, अरावली पर्वत। अब देखिए अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। ये जो है ये कहलाता है पश्चिमी राजस्थान और ये कहलाता आपका पूर्वी राजस्थान। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर मरुस्थल है तो इसको बोलते हैं मरु प्रदेश, मरुस्थल है तो इसको बोलते हैं मरु प्रदेश, और इसी को बोलते हैं मारवाड़। क्या बोलते हैं? मारवाड़। तो पश्चिमी राजस्थान में आपको तो मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मरुस्थलीय प्रदेश है तो इसलिए इसे बोलते हैं मरु प्रदेश, मरु प्रदेश, ठीक है, और आपको तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं मारवाड़। मरु प्रदेश बोल दीजिए या बोल दीजिए इसे मारवाड़। अब देखिए हमने कहा मरु प्रदेश बोल दीजिए या मारवाड़। मरु प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी उसे बोलते हैं मरु भाषा। मरु प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी वो है मरु भाषा, या इसी को बोल सकते हैं मरु प्रदेश को क्या बोलते हैं? मारवाड़। तो बताओ मरु प्रदेश को मारवाड़, तो मारवाड़ में बोली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ में बोली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी का ही प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा। तो मरु भाषा बोल दीजिए या मारवाड़ी, दोनों एक ही बात है। बात कर लेते हैं अपन कि मरु भाषा या मारवाड़ी के संदर्भ में। तो देखिए मरु भाषा या मारवाड़ी अरावली के पश्चिमी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मारवाड़ी कहलाती है। तो अरावली के पश्चिम वाला भूभाग क्या कहलाता है? मारवाड़। यहाँ बोली जाने वाली मारवाड़ी, या यूं कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिम वाला भाग मरु प्रदेश, इसलिए बोली जाने वाली क्या कहलाती है? मरु भाषा। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए मरु भाषा के बारे में, मरु भाषा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए आपको जालोर के एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था उद्योतन सूरी। जालोर के एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था उद्योतन सूरी। तो उद्योतन सूरी कहाँ के थे? जालोर के एक प्रसिद्ध कवि थे उद्योतन सूरी। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, वो था कुवलयमाला। कुवलयमाला, कुवलयमाला। तो याद रखें कुवलयमाला जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया था? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखाया गया था। और कब लिखा गया था? 835 विक्रम संवत में। 835 विक्रम संवत में कुवलयमाला ग्रंथ लिखा गया था, किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा। और इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख था। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख था। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख था, और 18 देशी भाषाओं में एक भाषा थी जिसका उल्लेख था, वो थी मरु भाषा, या जिसे बोलते हैं मारवाड़ी। मरु भाषा या मारवाड़ी। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि मरु भाषा जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। तो बताओ मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तब आपका आंसर होगा कुवलयमाला ग्रंथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लें इसको। क्वेश्चन क्या बनेगा कि मरु भाषा या मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर होगा कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। और इसके रचयिता पूछे तो उद्योतन सूरी है। ये एग्जाम में स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है कि कुवलयमाला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है। और इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था उद्योतन सूरी से, और उनमें से एक भाषा थी आपकी मरु भाषा। कौन सी? मरु भाषा। तो मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है, जो उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है। मरु भाषा का और कहां उल्लेख मिलता है? तो मरु भाषा का और कौन कौन से ग्रंथों में उल्लेख मिलता है? तो मरु भाषा का आपको होता है महत्वपूर्ण ग्रंथ आईने अकबरी। आईने ए अकबरी, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? तो बताओ, ये अबुल फजल के द्वारा रचित है। अबुल फजल के द्वारा रचित है। तो अबुल फजल द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया आईने अकबरी। अबुल फजल द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, कौन सा? आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी में भी किसका उल्लेख मिलता है? मरु भाषा या मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल ये अकबर के अपन कह सकते हैं, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल, जो नागौर के रहने वाले थे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन सा है।
ठीक है, किसका होगा? पढ़ने वाला बच्चा कौन है, पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? वेट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले किसका आपको राइट आंसर होता है, और जिन जिनका राइट आंसर आएगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सेशन रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है और किसने कहा था और किसको कहा था, ये आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हम बात करें कि मरु भाषा का सबसे पहले उल्लेख तो किसमें मिलता है? कोएलेमाला ग्रंथ में। इसके बाद किसमें मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है, और ये आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसी के बाद यदि बात करें तो आपको मरु भाषा या मारवाड़ी का और उल्लेख कहां मिलता है? तो मरु भाषा या मारवाड़ी का जो और उल्लेख आपको देखने को मिलता है, वैली किशन रुक्मणीरी। वैली किशन रुक्मणीरी ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें भी मारवाड़ी का उल्लेख या मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और किस ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है? तो इसके अलावा भी आपको पता है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ लिखा गया कुशल लाभ के द्वारा, उसमें भी मारवाड़ी या मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से? तो उसके एक और आपको ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है, आपको होता है कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी बांकीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है कुकवि बत्तीसी, उसमें भी आपको मारवाड़ी या मरु भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो मरु भाषा का सबसे पहला उल्लेख पूछे तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कुएलेमाला ग्रंथ में मिलता है जो उद्योधन सूरी के द्वारा रचित है। इसके अलावा कहां मिलता है? तो आईने अकबरी में मिलता है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पूछे तो वैली किशन रुक्मणी में मिलता है जो आपको पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा भी पिंगल शिरोमणि में जो कुशल लाभ द्वारा रचित है, और कुकवि बत्तीसी जो बांकीदास के द्वारा रचित है, इनमें भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। तो मरु भाषा क्या है? तो आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं। अरावली के पश्चिम भाग को बोलते हैं मरु प्रदेश, और मरु प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है मरु भाषा, या कह सकते हैं मारवाड़, और मारवाड़ में बोली जाने वाली मारवाड़ी। तो मरु भाषा बोल दीजिए या मारवाड़ी, दोनों एक ही बात है। और मरु भाषा का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? कोएलेमाला में, जो उद्योधन सूरी के द्वारा रचित है। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि राजस्थानी भाषा, और राजस्थानी भाषा में भी आपको तो पश्चिम भाग में मरु भाषा बोली जाती है। और मरु भाषा का उल्लेख कहां कहां मिलता है? अब चलते हैं आगे की ओर। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो हमने कहा राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप देखने को मिलते हैं। राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप देखने को मिलते हैं। एक का नाम है डिंगल और एक का नाम है पिंगल। जानना बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछाता है। राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप है, एक का नाम है आपका डिंगल और दूसरे का नाम है पिंगल। यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये विशेष का ध्यान रखें। राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप है, एक का नाम है आपका डिंगल और दूसरे का नाम क्या है? पिंगल। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि डिंगल और पिंगल के बारे में। आपको मनोरंजन के लिए कहानियां कविताएं नहीं मिलेगी, लेकिन कंटेंट मिलेंगे जो आपको एग्जाम क्रैक कराएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन यहां पे होगी, कंटेंट मिलेंगे क्वालिटी वाले। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम का, यानी आप नीचे से कांस्टेबल लेके आरएस तक किसी भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और यदि आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका आंसर मिलेगा। 99% एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होता। 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और इस चैप्टर को आप इंटरेक्शन करते रहिए। और आपके जो भी क्वेश्चन है टॉपिक पढ़ने के बाद, अपन कंप्लीट टॉपिक राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका आंसर देने की प्रयास भी किया जाएगा, ताकि साथ साथ आपके डाउट्स भी दूर हो जाएं। तो हम बात करें राजस्थानी भाषा की दो साहित्यिक बोलियां हैं, एक का नाम है डिंगल और एक का नाम है पिंगल। तो देखिए डिंगल क्या है? तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, जो पश्चिमी राजस्थान में मरु भाषा या मारवाड़ी, तो मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तो देखिए मारवाड़ी हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आपको पता है ये जो आपका क्षेत्र है, ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र, अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, अरावली के वाले पश्चिम वाले क्षेत्र में मरु भाषा या मारवाड़ी बोली जाती है। और जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। तो पिंगल क्या है? जो आपका पूर्वी राजस्थान है, ये तो हो गया पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है कि भरतपुर के पास, भरतपुर धौलपुर ये यूपी से सीमा लगाते हैं, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र वृंदावन वाला, तो यहां पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी, ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप, राजस्थानी का साहित्यिक रूप, ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है?
पिंगल कहलाता है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि हम दो साहित्यिक आपको बोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक का नाम है डिंगल और एक का नाम है पिंगल। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, राजस्थान के ठीक मध्य में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अरावली। अरावली के पश्चिम वाला कहलाता है मारवाड़, और यहाँ बोली जाती है मारवाड़ी। क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। और इसी मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। इसी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और यह आपका आ गया पूर्वी राजस्थान, और पूरी राजस्थान में ब्रज भाषा का प्रभाव है। और पूरी राजस्थानी यदि ब्रज भाषा से मिश्रित है, तो ब्रज भाषा से मिश्रित जो राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। तो डिंगल ये आपको तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, और पिंगल ये ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। अब देखिए डिंगल किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप समझ सकते हो मारवाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ का मतलब है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो आपसे पूछेंगे डिंगल पश्चिमी राजस्थान की बोली है। डिंगल किसकी है बताओ? पश्चिमी राजस्थान की बोली। तो ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली है, कौन सी बताओ? डिंगल। तो बताओ पिंगल किसकी है? तो पिंगल आपकी पूर्वी राजस्थान की। हमने वहां डिंगल तो आपकी होगी पश्चिमी राजस्थान की, और पिंगल किसकी है? पूर्वी राजस्थान की। तो ये पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली है। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली है पिंगल। अब देखिए हमने कहा डिंगल पश्चिमी राजस्थान की, तो डिंगल में जो साहित्य लिखा गया वो चारणों द्वारा रचित साहित्य है। चारणों द्वारा रचित डिंगल का जो साहित्य लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया बताओ? चारणों के द्वारा लिखा गया। जबकि पिंगल में जो साहित्य लिखा गया वो भाटों के द्वारा लिखा गया। भाटों द्वारा रचित साहित्य, भाटों द्वारा रचित साहित्य। और यदि बात करें डिंगल की, तो डिंगल में जो भी साहित्य लिखा गया है उसमें आपको तो वीर रस की प्रधानता है। डिंगल में लिखे गए साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। जबकि पिंगल वाले साहित्य में आपको पता है मथुरा वृंदावन में वहां पे भक्ति रस की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, गोपियों की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। श्रृंगार रस व भक्ति रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस व भक्ति रस की प्रधानता है। भक्ति रस की प्रधानता है। यहाँ वीर रस है और वहां भक्ति रस है। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। डिंगल की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। जबकि पिंगल की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पिंगल की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो हमने डिंगल और पिंगल को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर क्या है डिंगल और पिंगल, तो एक बार मैं पुनः आपका रिवाइज करा देता हूं ताकि ये चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएं। देखिए हम यदि बात करते हैं डिंगल और पिंगल के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो बताओ राजस्थानी भाषा की दो साहित्यिक बोलियां हैं, एक का नाम है डिंगल और दूसरे का नाम है पिंगल। ये एग्जाम में पूछी जाती है डिंगल और पिंगल के बारे में। तो बताओ डिंगल और पिंगल के बारे में एक आप बात तो बड़ी मैपिंग से, अरावली का पश्चिम भाग जो मारवाड़ कहलाता है, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, और जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। ये डिंगल हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान में। और यदि बात करें पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है, तो ब्रज भाषा से मिश्रित जो राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वो पिंगल कहलाता है। यानी डिंगल आपका मारवाड़ वाले क्षेत्र में यानी पश्चिमी राजस्थान में, और पिंगल आपका पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, पिंगल ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तो पिंगल पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और बात करें डिंगल, तो डिंगल यदि अपन बात करें तो डिंगल की यदि बात करें तो डिंगल में हमने कहा चारणू, डिंगल में जो भी साहित्य लिखा वो चारणू के द्वारा लिखित है। पिंगल में जो भी साहित्य लिखा वो भाटू के द्वारा लिखित है। डिंगल गुजरी अपभ्रंश से आपको पता निकली हुई है, तो डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। पिंगल की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और डिंगल में जो भी साहित्य लिखा गया उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि जो पिंगल में साहित्य लिखा उसमें आपको श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस की प्रधानता है। तो ये तो आपका डिंगल और पिंगल आपके एग्जाम पूछा जाता है कि बताओ डिंगल का किसका साहित्यिक रूप है? तो मारवाड़ी का जो साहित्य, मारवाड़ी में जो साहित्य लिखा गया मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि डिंगल क्या है, तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिंगल के क्षेत्र में और पिंगल के क्षेत्र में आपको पता होना जरूरी। अब जो मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, उस साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है बताओ? डिंगल कहा जाता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है। तो कुशल लाभ, एक कवि थे कुशल लाभ द्वारा रचित ग्रंथ था एक, कुशल लाभ द्वारा रचित ग्रंथ, और उस रचित ग्रंथ का नाम था पिंगल शिरोमणि। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है,
हम डिंगल पढ़ रहे हैं और उनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। तो देखिए एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, इसके रचयिता कौन है? कुशललाभ है। और कुशललाभ द्वारा रचित आपको तो पिंगल शिरोमणि में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें सर्वप्रथम डिंगल का उल्लेख मिलता है, इसमें सर्वप्रथम डिंगल का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम डिंगल का उल्लेख मिलता है, डिंगल का उल्लेख मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है कि डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। तो डिंगल का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ में मिलता है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। और ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है बताओ? कुशललाभ के द्वारा रचित है। डिंगल का उल्लेख पिंगल शिरोमणि में मिलता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? आपको तो कुशललाभ के द्वारा। डायरेक्ट एग्जाम पूछ सकता है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कुशललाभ के द्वारा रचित है। और साथ ही साथ यदि बात करें डिंगल का और उल्लेख कहां मिलता है? तो डिंगल का उल्लेख मिलता है कुकवि बत्तीसी, ठीक है। और कुकवि बत्तीसी किसके द्वारा? बांकीदास के द्वारा, बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ। बांकीदास ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। तो कुकवि बत्तीसी ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बांकीदास द्वारा लिखा गया था। और इसी ग्रंथ में आपको पता है किसका उल्लेख मिलता है? डिंगल का उल्लेख मिलता है। डिंगल का और उल्लेख कहां मिलता है? वैली किशन रुक्मणी, ये किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर का शासक, बीकानेर में राठौड़ वंश का शासक था और वहां पे शासक थे कल्याणमल। और कल्याणमल का जो पुत्र थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज जो राठौड़ था इन्हें डिंगल का हेरोंस बोलते हैं। डिंगल का हेरोंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिंगल का हेरोंस किसे बोलते हैं? पृथ्वीराज राठौड़। अपने इतिहास में 3 पृथ्वीराज फेमस हुए। पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर के थे, और साथ ही साथ पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका संबंध मेवाड़ से था, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। और तीसरा पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता है, और ये बीकानेर के थे। बात करें पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ था, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम है वैली किशन रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी। कृष्ण और रुक्मणी के बारे में बात की गई है, वैली किशन रुक्मणी। और वैली किशन रुक्मणी ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। और किस में लिखा गया? डिंगल में लिखा गया था, इसलिए इन्हें डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? तो डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा जाता है, डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है। तब आपका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय, तो गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया तो भी गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ ये करेक्ट होगा, जो बीकानेर में के आपको कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के दरबार में भी रहते। और गागरोन दुर्ग में बैठे बैठे उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, वैली किशन रुक्मणी, ठीक है। और डिंगल भाषा में लिखने के कारण इसे डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता है। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। और हमने कहा डिंगल का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है, जो कुशललाभ द्वारा रचित है। और इसके अलावा भी हम राजस्थान की साहित्यिक बोलियों पे बात कर रहे थे, और राजस्थान की 2 साहित्यिक बोली थी, एक डिंगल और पिंगल। और हमने डिंगल के बारे में अध्ययन कर लिया था कि ये मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, वो डिंगल कहलाता था। और हमने बात की कि डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। डिंगल का जो सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी कि डिंगल का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कुशललाभ द्वारा रचित है, कुशललाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद यदि बात करें तो डिंगल का और उल्लेख कहाँ मिलता है? तो डिंगल का जो पिंगल शिरोमणि के बाद जो नेक्स्ट उल्लेख मिलता है वो वैली किशन रुक्मणी में। और ये वैली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, उनका पुत्र था, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता है। उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था वैली किशन रुक्मणी, वैली किशन रुक्मणी, वैली किशन रुक्मणी। रुक्मण और कृष्ण की, रुक्मणी और कृष्ण के विवाह के बारे में बात की गई है इसमें। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा वैली किशन रुक्मणी भी, ये भी डिंगल में लिखी गई थी। और डिंगल का अन्य उल्लेख कहाँ मिलता है? तो डिंगल का अन्य उल्लेख बांकीदास द्वारा रचित है, बांकीदास द्वारा रचित कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। ये ग्रंथ पूछ सकते हैं कि बांकीदास द्वारा रचित कुकवि बत्तीसी, ये भी किस में लिखा गया बताओ? डिंगल में। और पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल में साहित्य लिखा, इसलिए इसे डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता है। तो डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जो बीकानेर के थे।
तो ये डिंगल के बारे में बात की। अब चलते हैं पिंगल के बारे में। दूसरी अपनी राजस्थान की साहित्यिक बोली थी पिंगल। अब पिंगल के बारे में हमने बात कर ली थी कि ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, और ये पूर्वी राजस्थान में आपको तो बोली जाने वाली साहित्यिक बोली थी, ठीक है। और ये सौरसेरी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, और इसमें जो साहित्यिक रचना है उसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो पिंगल का उल्लेख, पिंगल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो इसमें प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा लिखित गई है, तो आपको था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय, और उनके दरबारी कवि और उनके मित्र थे चंद्रबरदाई। उनके दरबारी कवि और उनके मित्र थे चंद्रबरदाई। तो बताओ चंद्रबरदाई के द्वारा, तो चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज जो तृतीय अजमेर के चौहान शासक थे, उनके दरबारी कवि और उनके मित्र थे, कौन बताओ, चंद्रबरदाई, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया, तो आंसर होगा कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखा गया। एक और रासो की बात कर लेते हैं, खुमान रासो। खुमान रासो, और ये खुमान रासो देखिए, पृथ्वीराज रासो तो अजमेर के चौहान वंशों से संबंधित है, जबकि खुमान रासो आपको होता है मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित है। तो मेवाड़ के शासकों से संबंधित रासो है वो खुमान रासो है। और खुमान रासो के रचयिता, आपसे कोई पूछ ले कि खुमान रासो के रचयिता कौन थे, तो आपसे पूछेंगे दलपत विजय। तो दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो लिखा गया था। तो खुमान रासो के रचयिता कौन थे, दलपत विजय थे। और खुमान रासो, ठीक है, ये मेवाड़ के राजवंश, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक, मेवाड़ के राजवंश का जो इतिहास लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है, खुमान रासो। तो खुमान रासो भी किसमें लिखा गया था, पिंगल में लिखा गया। किसमें लिखा गया, पिंगल में। इसी प्रकार एक आता आपका हमीर रासो के रचयिता, हमीर रासो के दो रचयिता, एक तो आपको है दो नाम मिलते हैं, जोधराज और सारंगधर। तो हमीर रासो के रचयिता है जोधराज। हमीर रासो के रचयिता कौन बताओ, जोधराज। यदि सारंगधर आए तो ऑप्शन में आपको सारंगधर ही करना है, दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, जोधराज। तो जोधराज द्वारा रचित ग्रंथ है हमीर रासो। उसमें आपको था हमीर रासो, हाँ, रणतमोर के शासक थे राणा हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य परस्पर युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, हमीर रासो। और हमीर रासो भी किसमें लिखा गया है, पिंगल में। इसी प्रकार वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। और वंश भास्कर भी किसमें लिखा गया, पिंगल में। तो पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो भी पिंगल में लिखा गया है, कुमार रासो, ठीक है, हमीर रासो और वंश भास्कर, ये किसके ग्रंथ है, पिंगल के। तो हमने डिंगल के कौन कौन से ग्रंथ है उनका कुछ उदाहरण देखे हमने, और पिंगल के कौन कौन से ग्रंथ है उसके कुछ उदाहरण हमने देखे। तो डिंगल और पिंगल के बारे में अपनी चर्चा कंप्लीट होती है। और यदि आपको चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दीजिएगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अधिकांश विद्यार्थियों को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन तक ये निःशुल्क शिक्षा का प्रचार जो का बेड़ा हमने उठाया है वो आपके माध्यम से ही पूरा हो सकता है। तो उसमें आप लोगों की एक आपको कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको चीजें समझ में आ रही है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा।